जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भगवान सिंह क्लासेस पर। दोस्तों, इतिहास की सीरीज को हम लेके चल रहे थे। इतिहास का जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है, जो टॉपिक चल रहा है, इसमें जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा हड़प्पा सभ्यता रहेगा। हड़प्पा सभ्यता नाम का जो चैप्टर है दोस्तों, अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जिस किसी भी एग्जाम में अगर इतिहास अगर अब सब्जेक्ट दिया है तो समझ लीजिए उसमें से हड़प्पा सभ्यता का टॉपिक मोस्ट रहता है। इसमें से आपके क्वेश्चंस 100% 2 आए 3 आए, मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक जो होने वाला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए दोस्तों, इस क्लास को आज आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और पूरी क्लास को बिना स्किप किए हुए आपको सुनना है या फिर देखना है, क्योंकि हमने दोस्तों जो ये सीरीज चला रहे हैं वो इस प्रकार की सीरीज चला रहे हैं कि आप इन सीरीज को केवल देख करके अगर सुनते हो, अगर लाइव देखने के बाद सुनते हो तो और बहुत ही अच्छी बात है। अगर मान लीजिए आप थोड़ा नहीं देखना चाहते हैं या नहीं देख पाते हैं तो आप हमारी वीडियो को एक ऑडियो टेप की तरह भी यूज कर सकते हैं, जो कि आपको लर्न करने में, आपको रिवाइज करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। तो दोस्तों, इसी सीरीज को आगे निभाते हुए हमारा जो टॉपिक है आज का वो चलेगा आपका हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता का जो समय है, तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का जो समय है वो 2350 से लेकर के 1750, 2350 से लेकर 1750 तक माना जाता है। हालांकि इसकी डेट और भी जितनी किताबों को आप अगर आप ढूंढने की कोशिश करोगे ये उतनी ही ज़्यादा तुम्हें डेटें मिलती चली जाएंगी, लेकिन जो माना जाता है वो 2350 से लेकर 1750 तक ये सर्वमान्य माना जाता है। फिर एक चीज़ होती है, एक विधि होती है, एक पद्धति होती है जिसे हम रेडियो कार्बन या C14 पद्धति कहते हैं। इसके द्वारा क्या करते हैं कि जो बहुत ही प्राचीन चीज़ें होती हैं उन पर ये अप्लाई करने के बाद में उनकी तिथि का अंदाज़ा लगाया जाता है कि हाँ ये चीज़ें इतनी पुरानी हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में से मिली कुछ चीज़ों को उन्होंने इस कार्बन डेटिंग की विधि के द्वारा खोजने की कोशिश की, उनकी उम्र ज्ञात करने की कोशिश की। तो उन्होंने पाया कि ये जो सभ्यता है वो 2300 से लेकर के 1700 ईसा पूर्व तक मानी गई है कार्बन डेटिंग के द्वारा। लेकिन आपको 2350 1750 ये ज़्यादातर सर्वमान्य है और यही ज़्यादातर आपको मिलेगी देखने के लिए। इससे पहले की जो सभ्यता थी दोस्तों वो पाषाणकालीन सभ्यता थी, ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता थी, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और इसके लिए अगर आपको थोड़ी सी अगर जानकारी अगर नहीं भी हो तो हमारी वीडियो को जा करके आप दोबारा देख सकते हैं, उसके बारे में जानकारी करें। उसके बाद में अगर हड़प्पा सभ्यता के बारे में अगर आप पढ़ते हैं तो आपको एक क्रम पता चल जाएगा कि पहले लोग कैसे रहते थे, फिर उन्होंने कैसे कैसे आपस में विकास किया, किस किस प्रकार से उन्होंने ग्रोथ की। तो ये सारी चीज़ें आपके एक दिमाग में एक कंसेप्ट बनता चला जाएगा। तो दोस्तों आगे चलते हैं। इसके बाद देखो, ये जो हड़प्पा की जो सभ्यता थी ये एक नगरीय सभ्यता थी। और अगर जैसे कि इसके बाद हम पढ़ने वाले होंगे वैदिक सभ्यता में, तो वो सभ्यता होंगी वो ग्रामीण सभ्यता में पहुंच जाती है कई चीज़ें। तो ये जो सिर्फ अब जो हमारा जो टॉपिक है वो मेन टॉपिक है वो रहेगा तुम्हारा हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ये नगरीय सभ्यता थी, सुविकसित थी, सुविकसित कांस्ययुगीन सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता। इससे पहले की जो सभ्यता कौन सी थी वो थी तुम्हारी पाषाणकालीन और ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता थी। अब कांस्य की बात आती है, ब्रॉन्जी एज की बात आती है। तो ब्रॉन्जी क्या होता है? ये ब्रॉन्जी तांबा और जैडन दोनों का मिश्रण होता है, तांबा और जैडन का मिश्रण होता है, दोनों को मिलकर के कांसा बनता है। अब समझ लीजिए, पहले आपकी पाषाणकालीन सभ्यता आई थी, उसके बाद आपकी ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता थी। ताम्र पाषाणकालीन में आपके पत्थर और तांबों का प्रयोग होता था और उसके बाद आगे आपकी हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्या होगी? कांस्ययुगीन सभ्यता होगी। कांस्ययुगीन सभ्यता में क्या है? कांसा, उसमें तांबा तो था हमारा, किसमें? ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता में। इसमें तांबा के साथ साथ जस्ता का भी प्रयोग होने लगा। तो कांसा जो मिलता है, कांसा जो बनता है तांबा और दोस्तों तांबा और जस्ता से मिलकर के बनता है, इसे हम कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि इसके अन्य नाम क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता, इसके अन्य नामों की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता, सैंदव सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता, ये 4 नाम यहाँ बताए गए हैं आपके लिए। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सैंदव सभ्यता, सिंधु सभ्यता, ये बात एक ही है। सैंदव कह लो या फिर सिंधु सभ्यता कह लो या फिर कहें सिंधु घाटी की सभ्यता, ये दोस्तों इस नाम से जानी जाती है। अब ये
इसका हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों पड़ा? सिंधु घाटी सभ्यता तो दोस्तों इसलिए पड़ा था क्योंकि ये जो सिंधु नदी थी और उसकी सहायक नदियों के बीच पनपी हुई सभ्यता थी। और हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सभ्यता की जब खोज हुई थी तो सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की खोज हुई थी, तो इसलिए उस सबसे पहले खोजे गए स्थल के नाम पर ही इस पूरी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया था दोस्तों। तो हड़प्पा सभ्यता इस सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है दोस्तों, ध्यान रखेंगे इस चीज के बारे में। तो आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता, सिंधु एवं सहायक नदियों के किनारे विकसित सभ्यता। ये क्या सभ्यता है? सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे, इसलिए सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता रखा गया था। इसके बाद बात करते हैं विश्व की सबसे प्राचीन एवं सबसे बृहद यानी सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक। इसके बाद प्रथम खोजा गया स्थल था हड़प्पा। कहाँ था? ये रावी नदी पर था, रावी नदी के किनारे था हड़प्पा सभ्यता, सॉरी हड़प्पा जो स्थल था। इसी स्थल के नाम पर इस सभ्यता का नाम सभ्यता हड़प्पा सभ्यता पड़ा था। इसकी खोज किसने की थी? डायरेक्टर जॉन मार्शल ने पहली बार सिंधु सभ्यता का नाम दिया था। खोज के बारे में बात करेंगे दोस्तों। अब एक हड़प्पा एक ही सभ्यता, अब इस दोस्तों जब खोज के बारे में बात करते हैं तो कोई एक स्थल तो है नहीं है हड़प्पा सभ्यता के, सिर्फ हड़प्पा सभ्यता आपने खोज कर ली और पूरी सभ्यता की खोज होगी। दोस्तों इस सभ्यता के अंदर कई सारे शहरों को खोजा गया था, जिसमें मुख्य रूप से हड़प्पा था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, आपका लोथल है, आपका राखीगढ़ी है और गुजरात के अंदर बहुत सारी जगह हैं पाई गई हैं, हिंदुस्तान के अंदर भी। अब तो इसलिए हम एक पार्टिकुलर ये नहीं कह सकते कि हाँ जी हड़प्पा सभ्यता की खोज इसने की थी। लेकिन अब ये देखा जाएगा जो खोज के बारे में बात करेंगे तो बस ये बात करेंगे कि इस स्थल की खोज किसने की थी और हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी या मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, इस बारे में हम बात करेंगे। तो अब इस जो सभ्यता को जो नाम दिया था वो जॉन मार्शल ने दिया था। जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया था। अब दोस्तों इसके बारे में बात करते, देखिए विस्तार इसका कहाँ से कहाँ तक है। तो इसकी बात करें तो सबसे इसका उत्तरी जो हिस्सा है वो हिस्सा आपका मांडा, वो आपका मांडा स्थल सबसे उत्तर में, और आपका सबसे दक्षिण में है आपका दाइमाबाद, आपका पश्चिम में बैठेगा आपका सुतकांगीडोर और आपका पूर्व में बैठेगा आलमगीर, पूर्व में आपका आलमगीर बैठेगा। ये 4 नगरों को मिलाकर के ये सभ्यता, यानी कि एक इनके एंड पॉइंट कह सकते हैं। उत्तर का यानी कि ईस्ट में आपका नॉर्थ का जो एंड पॉइंट है वो आपका मांडा है, नॉर्थ का एंड पॉइंट मांडा है, और आपका जो दक्षिण का है दाइमाबाद है, और आपका वेस्ट का यानी पश्चिम का सुतकांगीडोर है और आपका आलमगीर है। ध्यान रखेंगे, इनकी नदियों के नाम भी याद रखेंगे। मांडा पड़ता है चनाब नदी पर, दाइमाबाद मिलता है आपका परवरा नदी पर, आपको कहीं कहीं गोदावरी लिखा मिल जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। लेकिन वो गोदावरी क्या है, ये जो परवरा नदी है ये गोदावरी की सहायक नदी है, इसलिए कहीं कहीं आपको गोदावरी भी लिखा मिल जाएगा, ध्यान रखें। अगर आपको परवरा मिलता है तो आपको परवरा ही लगाना है क्योंकि परवरा नदी के किनारे पर है। दास नदी के किनारे है आपका सुतकांगीडोर और आलमगीर आपका हिंडन नदी पर। तो मांडा से लेकर के दाइमाबाद की जो दूरी है लगभग 1600 किलोमीटर है, और आपका जो सुतकांगीडोर है वो आपका कहाँ पर है, बलूचिस्तान में, वो आपका तो सुतकांगीडोर से लेकर के आलमगीर तक के बीच की दूरी आपकी 1600 किलोमीटर है। तो ध्यान रखेंगे, जो बस आपसे पूछेगा जो आपकी सिंधु सभ्यता की जो शेप है वो किस प्रकार की है, तो वो आपको बता देंगे, आप त्रिभुजाकार है। तो दोस्तों एक छोटा सा मैप है, इसे समझ लें, थोड़ा सा बता देखिए, मैप है, यस, देखिए आपका जो इंडिया का जो मैप है वो यहाँ से लेके आपका ईस्ट में लेके चलें, सॉरी नॉर्थ में, तो नॉर्थ में यहाँ से लेके यहाँ तक है। देखिए कि मेरा पॉइंट आ रहा आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो देखिए अगर आप इस मैप के थ्रू चलें, अगर देखें इस चीज़ को, तो आपको ये लगेगा कि दोस्तों बहुत यानी इस सभ्यता का बहुत बड़ा पार्ट तो पाकिस्तान के ही अंदर है, हिंदुस्तान के अंदर बहुत कम है। इसके सभ्यता का बहुत ज़्यादा पार्ट तो पाकिस्तान के अंदर ही है। जैसे कि मोहनजोदड़ो रहा, आपका हड़प्पा सभ्यता रहा, ये तो सभी जो मुख्य मुख्य शहर है, कालीबंगा दिखाई दे रहा है आपका, ये सब के कालीबंगा तो आपका दोस्तों भारत के सीमा के अंतर्गत आ जाता है। तो ये कुछ जो बड़े बड़े हिस्सा हैं ये कहाँ पर है, ये पाकिस्तान के अंदर आ जाते हैं। तो अब दोस्तों बात करते हैं, देखो उत्तर की बात करते हैं।
उत्तर दिशा में देखिए मांडा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मांडा। और आपका पूर्व दिशा में आपका आलमगीर, पश्चिम दिशा में आपका सुतकांगी डोर, ये रहा। और आपका दाइमाबाद है आपका बिल्कुल दक्षिण दिशा में। तो इन शहरों को मिला करके ये बन जाते हैं इनके एंड पॉइंट, और ये बन जाती है इसकी आकृति। अब मैंने अभी बताया था कि अगर आपसे कोई पूछता है कि इसकी आकृति कैसी है, इसकी आकृति कहती है, तो देखो दोस्तों इसकी जो आकृति बनेगी आपकी त्रिभुजाकार। कैसे बनेगी देखिए, आप यहाँ से एक लाइन खींचे, फिर यहाँ से यहाँ तक लेके आए, फिर यहाँ से यहाँ तक खींचे। तो इस प्रकार से दोस्तों ये इसका जो आकृति बन जाती है वो त्रिभुजाकार में बन जाती है। ध्यान रखेंगे दोस्तों। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे का टॉपिक क्या कह रहा है इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। देखिए एक आपको बताते हैं विशाल स्नानागार के बारे में। विशाल स्नानागार के बारे में देखिए समझिए। विशाल स्नानागार के बारे में बताया जाता है तो ये आपको पता है मोहनजोदड़ो में, तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत माना जाता है वो तो आपका विशाल स्नानागार है। ये जो आपका स्नानागार है, स्नानागार को बताया जाता है कि ये इस सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। इस सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है स्नानागार। और कहाँ पर है ये? मोहनजोदड़ो में। अब देखिए थोड़ा सा दोस्तों, ये जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, ऊंचा टीला दिखाई दे रहा है, ऊंचा सा टीला दिखाई दे रहा है। और ये जो आपको जो एक गड्ढा सा दिखाई दे रहा है, ये हिस्सा जो दिखाई दे रहा है, ये आपका है एक स्नानागार है। इसके उत्तर और दक्षिण दिशा में है, और ये उत्तर और दक्षिण दिशा है। अभी मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। ये इन दिशाओं में, दोनों दिशा में देखो, इस कुंड में उतरने के लिए जो स्नानागार है, जो नहाने का कुंड है, इस कुंड में उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, और देखिए यहाँ पर ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं उतरने के लिए। ये नहाने के लिए यहाँ पर कुंड बना हुआ है। अब ये जो ऊंचा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसका क्या मतलब है? एक ऐसा माना जाता है जैसे हड़प्पा सभ्यता के जो नगर बसे होते थे वो दो भागों में बटे होते थे। एक होता था आपका दुर्ग किला के नाम से होता था, दूसरा हिस्सा होता था सामान्य लोगों के लिए होता था। तो एक तो होता था निचला टीला, एक कह सकते हैं उसको पूर्वी टीला, एक कहते हैं पश्चिमी टीला। तो पश्चिमी जो टीला, जो आपका पूर्वी टीला होता था, वो सामान्य होता था, यानी कि उसकी ऊंचाई नहीं ज़्यादा नहीं होती थी। अब जैसे देखिए जो हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको, इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, इसका मतलब ये दुर्ग टीला है। और दुर्ग टीला होता था पश्चिम दिशा में। इसके बारे में अभी और आगे सब कुछ डिटेल में आने वाला है। अब जब हमारे सामने एक चित्र आ गया तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। ये जो हिस्सा आपका ऊंचा सा दिखाई दे रहा है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर उच्च वर्ग के लोग रहते थे। ऐसा माना जाता है कि जो पश्चिमी टीला होता था, पश्चिमी टीला जो होता था वो ऊंचा होता था, जिसे हम दुर्ग टीला के नाम से भी जानते थे, और यहाँ पर उच्च वर्ग के लोग रहते थे। फिर इसके बाद में जो अपोजिट साइड बचेगी आपकी पूर्व दिशा, वहाँ पर वो निचला टीला कहते थे उसे, और यहाँ पर सामान्य वर्ग के लोग रहते थे। यहाँ उत्तर और दक्षिण दिशा में इसमें नहाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी। दोस्तों आगे से बात करें, ये जो हड़प्पा सभ्यता से मिली है, एक मिली है देखिए कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। इसकी बात करेंगे, देखो एक सींग वाला जानवर दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है, एक सींग वाला जानवर। ये आपने तो हमने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा वो दोस्तों, लेकिन ये जो उस सभ्यता में था, एक सींग वाला जानवर वहाँ पर था। अगर दोस्तों आपने मोहनजोदड़ो नाम की जो मूवी है अगर आपने देखी होगी, तो उसमें भी इस एक सींग वाले जानवर का जिक्र हुआ था। तो ये वही एक सींग वाला जानवर है। इसके बाद बात करते देखो नाली व्यवस्था। हड़प्पा सभ्यता में ये खास बात थी कि नाली की जो व्यवस्था होती थी, निकास की जो गंदे पानी का जो निकास की व्यवस्था थी, वो काफ़ी बहुत अच्छी थी। तो ये जो दर्शाता है चित्र के, ये नालियों की व्यवस्था काफ़ी अच्छी होती थी। आगे बात करते हैं, देखो एक लोथल नाम की जगह है, इस हड़प्पा सभ्यता के अंदर ही एक लोथल नाम की जगह है। वहाँ पर ये माना जाता है कि वहाँ पर जो जहाज होते थे पानी के, या उनके जो उस जमाने के जो जहाज होते थे, वहाँ पर आकर के रुकते थे और उनकी मरम्मत भी होती थी, ऐसा बताया जाता है। ये लोथल नाम का बंदरगाह था। अब देखिए दोस्तों ग्रिड प्रणाली की बात करते हैं। ग्रिड प्रणाली लिखा हुआ है, ग्रिड सिस्टम लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जो आपके सिंधु सभ्यता के जो मकान बने होते थे वो ग्रिड प्रणाली में बने होते थे। अब ये ग्रिड प्रणाली का मतलब क्या, मैं आपको ये समझा देता हूँ। देखिए ये देखिए, मैं आपको ग्रिड बना के दिखा रहा हूँ। इस प्रकार से
सॉरी, जब कभी आपके दोस्तों कैमरा भी यूज करते होंगे तो वहाँ पर एक उसमें भी एक सेटिंग के अंदर एक ऑप्शन आता है ग्रिड के नाम का। जब आप उसमें ग्रिड अगर ग्रिड पर क्लिक करोगे तो आपको इस प्रकार की लाइन दिखाई देंगी, इस प्रकार के बॉक्स या खाने दिखाई देंगे। तो सिंधु सभ्यता के जो मकान बने होते थे वो इस प्रकार के बने होते थे। देखिए इस प्रकार के बने होते थे, जिसमें देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है। तो ऐसा ही ग्रिड सिस्टम यहाँ पर बना हुआ था, ऐसा ही ग्रिड सिस्टम दोस्तों यहाँ पर आपका बना हुआ था ऐसी जगह पर। इनको गौर से देखेंगे तो आपको इसमें ऐसा ग्रिड का सिस्टम दिखाई दे रहा होगा। तो ये उसमें ये वहाँ के सिंधु सभ्यता के मकानों की खास बात थी। अगर ऑप्शन में आ जाता है कि सिंधु सभ्यता के मकानों की जो खास बात थी वो किस प्रकार से बने होते थे, तो ग्रिड सिस्टम में बने होते थे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। आगे दोस्तों बात करते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा, अभी यही टॉपिक चल रहा है। अब वहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, ये सभी सिंधु सभ्यता की खास बातें या कहें विशेषताओं के बारे में ही पढ़ रहे हैं हम। तो एक जो वहाँ से मिली है, क्या चीज़ मिली है, एक पशुपति की मूर्ति भी मिली है। पशुपति मतलब जो पशुओं के देवता होते हैं या पशुओं के जो मुख्य देवता ही कहेंगे। तो पशुपति शिव की मूर्ति, पशुपति शिव की मूर्ति मिली है। इसमें क्या है, एक व्यक्ति बैठे हुए हैं, योग मुद्रा में बैठे हुए हैं और इनके आसपास ये इनके जानवरों के चित्र बने हुए हैं। तो इसमें जो 4 मुख्य जानवर हैं उनके नाम आपसे कभी पूछ लेता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो अगर इनके देखिए इस मूर्ति को अगर हम अपनी तरफ से देखें तो देखो राइट हैंड की तरफ आपको सबसे पहले ऊपर हाथी दिखाई देगा। यहाँ पे जो बना हुआ है वो है आपका हाथी, ये आपका हाथी है और ये आपका बाघ है, ये आपका बाघ है, ये आपका बैल है, ये आपका बैल है। दोस्तों एक जगह पर मैंने ये भी देखा था कि यहाँ पर जो मैंने बैल लिखा हुआ, यहाँ पर मैंने एक भैंसा भी देखा था, भैंसा भी। एक बात ध्यान रखेंगे दोस्तों, सिंधु सभ्यता से गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं, सिंधु सभ्यता से गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। लेकिन बैल के बारे में जानकारी मिलती है। और आपका चौथा जानवर होगा आपका गैंडा। हाथी, बाघ, बैल और गैंडा इस मूर्ति पर बने हैं, जो कि पशुपति की मूर्ति है। आगे बात करते हैं दोस्तों खोजकर्ता के बारे में। जो मुख्य रूप से जो मुख्य नज़ारे हैं वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ही हैं। बाकी अलावा और भी बहुत सारे जो बड़े बड़े 6-7 शहर तो इनके मुख्य माने जाते हैं, उनके बारे में हम लिखवाएंगे कौन कौन से शहर मुख्य हैं। तो देखिए ब्रिटिश अधिकारी सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में हड़प्पा और 1922 में मोहनजोदड़ो, इन शहरों की खोज हुई थी। सबसे पहले हुई थी किसकी खोज, हड़प्पा की, और उसके बाद हुई थी आपकी मोहनजोदड़ो की। देखिए दोस्तों जो इसकी खोज की थी हड़प्पा शहर की, वो की थी दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी दोस्तों इस शहर की खोज की थी। लेकिन इससे पहले जो जानकारी दी थी ना, वो एक चार्ल्स मैसन के व्यक्ति थे, चार्ल्स मैसन नाम के व्यक्ति थे। उन्होंने इन जो कि सभ्यता नष्ट हो चुकी थी, इनके कुछ टीले उभरे हुए निकले थे कहीं पर, कुछ ऐसा। अब हड़प्पा सभ्यता ऐसे तो देखो दोस्तों ढूंढ नहीं सकते कि किसी जगह पर चलिए अब इस जमीन के नीचे खुदाई कर लो, हो सकता है किसी इसके नीचे कोई शहर मिल जाए, ऐसा तो खुदाई होती नहीं है। कहीं ना कहीं उसका एक साक्ष्य मिलता है, तब उसको साक्ष्य को देखते लगता है कि हाँ साथ यहाँ पर कोई एक शहर बसा होगा, तब वहाँ पर खुदाई की जाती है। तो ऐसे ही कुछ टूटे फूटे हुए मकानों के बारे में जानकारी किसने दी थी, चार्ल्स मैसन नाम के व्यक्ति ने दी थी। तब उसके बाद दयाराम साहनी ने हड़प्पा शहर की खोज की थी और रावी नदी के किनारे पर यह बसा हुआ था। और किसके निर्देशन में, किसके नेतृत्व में ये काम चल रहा था, वो चल रहा था जॉन मार्शल के नेतृत्व में। और जॉन मार्शल ने ही इस सभ्यता का नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन रखा था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का नाम रखा था। 1922 में राखलदास बनर्जी, जी इन दोनों को याद रखेंगे दोस्तों। ये आपको शहरों के नाम, इनके खोजकर्ता के नाम, ये तो आपको, और उन नदियों के नाम में आपको याद है, ये तो आपको जरूर याद रखने हैं। कौन कौन से याद रखने हैं, आपको शहरों के नाम याद रखने हैं, आपको खोजकर्ता के नाम याद रखने हैं, और आपका उन नदियों के नाम याद रखने हैं जिन नदियों के किनारे ये शहर बसे हुए थे। तो ध्यान रखेंगे। तो जो सर जॉन इनका पूरा नाम था सर जॉन हुबर्ट मार्शल, हम इन्हें शॉर्ट में जॉन मार्शल के नाम से भी पुकारते हैं। तो 1902 से लेकर के 1928 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक रहे थे। आगे बात करते हैं मुख्य बातों की। किसकी मुख्य बातों की,
सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य बातों की। अब ये जो हमारे जो कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं ये सभी शहरों में कॉमन है। दोस्तों ध्यान रखें, हम किसी एक शहर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ये जो हमारी मुख्य बातें अब जो बताने जा रहे हैं ये सभी शहरों के बारे में कॉमन बातें हैं। जैसे सुविकसित नगर सभ्यता, जैसे कि किसी संस्था के द्वारा बनाया गया हो। ये सभ्यता जो बसी हुई थी, इसे मकान ऐसे उस प्रकार से बने हुए थे, ग्रिड सिस्टम में बने हुए थे, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था थी, नालियों की व्यवस्था, तो ऐसा लगता था किसी कंपनी के द्वारा बनाया गया हो, नक्शा हो, तब उसके बाद ये शहर बसाया गया हो, ऐसा कुछ बताया जाता है। काफी अच्छी व्यवस्था हुई थी। इसका और क्या खास बात है, गलियां लंबी थी और चौड़ी थी, दरवाजे और खिड़कियां गलियों की ओर अर्थात मुख्य सड़क के दूसरी ओर खुलते थे। दोस्तों जैसे बताते हैं कि सिंधु सभ्यता की जो सड़कें थी कच्ची होती थी। मुख्य सड़कें जो होती थी चौड़ी तो काफी होती थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, लेकिन वो कच्ची होती थी। इसके तो अगर वो अपने ऐसा माना जाता है, ऐसा जो मैं आपको बात बता ले रहा हूँ दोस्तों, वो ऐसा माना जाता है, इससे आपको अच्छे से समझ में आता है। ऐसा ये माना जाता है कि जब सड़कें कच्ची होती तो वहां पर धूल ज्यादा उड़ती थी। अगर कोई आता जाता है तो धूल सड़क पर ज्यादा हो जाती थी। अगर ये अपने मकानों के गेट को या खिड़कियों को अगर मुख्य दरवाजे की ओर यानी मुख्य सड़क की ओर अगर अपने दरवाजे या अपनी खिड़कियों को कर लें तो धूल ज्यादा आती थी घर में। इसलिए उस धूल से बचने के लिए जो मुख्य रोड की तरफ दरवाजे थे वहाँ उन दरवाजों को ये नहीं ओपन करते थे, वहां पर दरवाजे बनाते ही नहीं थे। और जो दूसरी तरफ जो बड़ी बड़ी गलियां बनी होती थी उन गलियों में अपने दरवाजे और खिड़कियां खुले होते थे। तो दोस्तों ये याद रखेंगे, ये हम सभी कॉमन बातें कर रहे हैं, लेकिन कुछ दोस्तों कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ पर ये मिला है कि जो दरवाजे थे वो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। इसके बारे में सब बात करेंगे, लेकिन जो मुख्य बातें हैं वो पहले मुख्य बातों के बारे में बात करते हैं। अब आपको ये बात दोस्तों समझ में आ गई होगी कि वो दरवाजे मुख्य सड़क की ओर क्यों नहीं खुलते थे। बस धूल से, ऐसा माना जाता है कि धूल से बचने के लिए शायद नहीं खुलते थे। वहां से जो मकानों पर जो ईंटें बनी हैं या जो इमारतें बनी हैं जिन ईंटों से, उन ईंटों का आकार 10 इंच 5 इंच 10 इंच 5 इंच और 2.5 इंच। अगर इनका हम रेशियो निकालें तो 4:2:1। जो ईंटों का जो अनुपात है वो 4:2:1 के अनुपात में मिला है। दोस्तों आगे बात करते हैं अच्छी जल निकास व्यवस्था। ये खास बात है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की कि इनकी जो सभ्यता की खास बात है, इनमें पानी के निकास की यानी गंदे पानी के निकास की बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था थी, जो कि इसकी मुख्य खास बातों में गिनी जाती है। फिर बात करते हैं हम, मकान 2 टीलों में विभक्त था। मकान 2 टीलों में बटा था। अभी हम बात कर रहे हैं दोस्तों उसी के बारे में, अभी जो हमने आपको बता दिया वही टॉपिक है कि पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। विशेष ध्यान रखेंगे, अभी रट लीजिए, जो मकान होते थे या जो नगर होते थे वो दो टीलों में बटे होते थे। एक होता था तुम्हारा पश्चिमी टीला, एक होता तुम्हारा पूर्वी टीला। जो पश्चिमी टीला होता था वो दुर्ग टीला के नाम से जाना जाता था, जिसकी ऊंचाई अधिक होती थी। कौन से टीले की? पश्चिमी टीले की ऊंचाई ज्यादा होती थी, जिसे हम दुर्गीकृत कहते हैं। यानी दुर्गीकृत का मतलब है चारों तरफ से एक मोटी दीवार होती थी और वहां पर जैसे कि उनकी सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होता था ये पश्चिमी टीला। दूसरा होता था हमारा पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला आपको हो गया। बात करते हैं पूर्वी टीला के बारे में, इसे नगर टीला के नाम से जानते थे। नगर टीला में क्या होती है, इसकी ऊंचाई कम होती थी, ये दुर्गीकृत नहीं होता था, यहाँ पर सामान्य वर्ग के लोग रहते थे। अब पश्चिम टीला में कौन रहते थे? ये पुरोहित लोग रहते थे, उच्च वर्ग के लोग रहते थे, शासक वर्ग लोग रहते थे, क्योंकि वो दुर्ग के अंदर अपने आप को सुरक्षित रखते थे। तो दोस्तों ये इस प्रकार की व्यवस्था उस समय चल रही थी। अब इसके बाद और भी कहानी है। अब दोस्तों जो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद जो करेंगे हम एक शहर को पकड़ेंगे और उस शहर के बारे में जितनी जानकारी इकट्ठी हो सकती है हम उस शहर के बारे में आपको जानकारी उससे बताते चलेंगे। अब ये मुख्य बात है कि इसके अलावा कुछ इनके अपवाद भी हैं। अब हमने जो बताया था, जैसे कि एक लोथल नाम का शहर आ गया। देखो अपवाद में आपका एक लोथल नाम का शहर आ गया। तो लोथल में मकान के मुख्य दरवाजे और खिड़की मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, जबकि यानी कि एक ही शहर ऐसा है, एक ही जगह ऐसी है, एक ही स्थल ऐसा है जहाँ पर ये ऐसी व्यवस्था थी। लेकिन सभी और बाकी के सभी जगह पर कैसे मकान होते थे जिनके दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर ना खुल करके सिर्फ अंदर गलियों की तरफ खुलते थे। मोहनजोदड़ो की सड़कें पक्की सड़कें पाई गई हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि सिंधु सभ्यता में की जो सड़कें होती थी कच्ची होती थी, इसलिए धूल से बचने के लिए लोग अपने
दरवाजों के मकान मुख्य सड़क की ओर नहीं ओपन करते थे, इसलिए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मोहनजोदड़ो की जो सड़कें हैं वो पक्की पाई गई हैं। ऐसे दोस्तों जो कुछ और भी टॉपिक हैं, अगले जो टॉपिक में हम जो बात करने वाले हैं और डिटेल में बात करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था दोस्तों, जो बेसिक जानकारी हम सिंधु सभ्यता के बारे में देना चाह रहे थे, वही बात हमने आपको समझा दी है। इसके अलावा अभी इसमें बहुत सारी बातें अभी रह गई हैं समझाने के लिए, लेकिन हमें एक शॉर्ट एक छोटे छोटे टॉपिक में बांट करके जब हम आपको समझाएंगे तो चीज़ें अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी, अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी। आपको पता भी चलेगा कि ये हमारा टॉपिक कब खत्म हो गया, और आपको आनंद आएगा, आपको पूरा समझ में आता चला जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए हमारे पास सिर्फ इतना ही है। अगले टॉपिक में मिलेंगे हम अगली वीडियो के साथ, और अगला और अन्य जानकारी लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, अपना ध्यान रखिए।